फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड बच्चे, आज हम अपनी कॉन्सेप्ट चार्ट सीरीज के अंदर आ गए हैं विद द चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशंस। तो हम लिक्विड सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट चार्ट जो है सो बेसिकली आज कवर करने वाले। अगेन दिस चैप्टर इज द फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 12th एंड बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं और सॉल्यूशंस के जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो सब हमें कवर करने होते हैं। तो अगर आपको वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आते हैं तो ही आप इस कॉन्सेप्ट चार्ट को देखिएगा, नहीं तो पहले आप मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट चार्ट देखिए, जहां पर मैंने लिक्विड सॉल्यूशंस में मोल कॉन्सेप्ट में लास्ट में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिवाइज करवाए, वहां से रिवाइज कीजिए एंड देन सी द कॉन्सेप्ट चार्ट फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को कितने पॉइंट्स में कवर कर रहे हैं ये देख लेते हैं। तो इसे हम कंप्लीट करेंगे इन एग्जैक्टली 30 पॉइंट्स, मतलब कि 30 मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको लिक्विड सॉल्यूशंस चैप्टर के पता होने चाहिए। अगर आपको वो सारे आते हैं तो आप बहुत आराम से पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर। तो अगर आप लिक्विड सॉल्यूशंस चैप्टर शुरू करते हैं तो यू नीड टू नो कि भाई एक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में अनटिल एंड अनलेस आपको स्पेसिफाई किया जाएगा, मोस्टली हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है। बेटा हम हमेशा होमोजेनस सॉल्यूशन की बात करेंगे। होमोजेनस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक बार मान लो आपने एक सॉल्यूशन को बना दिया, का मतलब है आपने सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर डाल दिए, जैसे कि चाय या फिर नींबू पानी। ठीक है, जब एक बार एक मिक्सचर बन जाता है उसके बाद में आप उसको कहीं से भी सिलेक्ट कर लो, तब कहीं से भी उसका एक पार्ट ले लो, उसका कॉम्पोजिशन एकदम सेम होगा, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसका टेस्ट एकदम सेम होगा, है ना। तो वो होगा आपका होमोजेनस मिक्सचर, मतलब कि एक बार जब चीजें मिक्स हो चुकी है उसके बाद में उसका एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करते हैं एक सोल्यूशन की, तो एक सोल्यूशन क्या होता है जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले। A solution is a homogeneous mixture of two or more than two components। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। मेजरली हम सोल्यूशन को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के। हम कहते हैं एक होगा उसके अंदर सोल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। एक होगा उसमें सोल्यूट सॉल्वेंट, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एक नहीं। यस, अब मान लो मेरे पास कंपोनेंट्स है। देखो एक कंपोनेंट से तो कभी सोल्यूशन बन नहीं सकता, क्योंकि अगर एक कंपोनेंट है फिर तो वो अकेला खुद ही है। कम से कम दो कंपोनेंट चाहिए और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास में दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जैसे हमने पानी के अंदर चीनी को मिक्स किया तो हमारे पास दो कंपोनेंट है, तो उनमें से एक कंपोनेंट आपका सोल्यूट होगा और एक आपका सॉल्वेंट होगा। तो वन विल बी सोल्यूट एंड वन। ऐसे सोल्यूशन को जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं हम उसे कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, अब याद रखना कभी भी एक सोल्यूशन के अंदर हमेशा सॉल्वेंट सिर्फ एक होता है, एक से ज्यादा सॉल्वेंट नहीं हो सकता। तो मतलब कि मान लो अगर एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें मेरे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, तो उन तीन कंपोनेंट्स में से सॉल्वेंट एक ही होगा। सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो आपके सोल्यूट जो होंगे वो दो हो जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन, सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन। ठीक है, ओके मैम, मान लो तीन कंपोनेंट्स हैं, आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन सॉल्वेंट होगा और कौन सोल्यूट। सारे कंपोनेंट्स में से जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो आपका होता है सॉल्वेंट। तो अगली चीज जो आपको याद रखनी है, विच इज सॉल्वेंट इज मैक्सिमम नंबर कंपोनेंट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट विद मैक्सिमम नंबर, वो कंपोनेंट जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको आप सॉल्वेंट कहोगे। जैसे अगर मान लो मैंने चीनी और पानी लिया, तो पानी के अगर नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा है तो वो मेरा सॉल्वेंट हो जाएगा, और अगर किसी और कंपोनेंट के ज्यादा मोल्स हैं तो वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। जब तीन कंपोनेंट्स होते हैं हम उसे बोलते हैं टर्नरी सोल्यूशन। ऐसे ही मैम अगर चार कंपोनेंट्स हो, अगर चार कंपोनेंट्स होंगे तो एक सॉल्वेंट होगा और बाकी के तीन आप सोल्यूट होंगे, और ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे क्वाटर्नरी। ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे
क्वाटरनरी सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप ये वाली बात जो है वो आपको एकदम क्लियर हो गई। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है तो आपको हमेशा याद रखना कि आपका सोल्यूशन बाय डिफॉल्ट, मतलब अगर नहीं बताया कि भाई बाइनरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट योर सोल्यूशन बाय डिफॉल्ट इज बाइनरी। अगर मेंशन नहीं है इसका मतलब है कि मेरा सोल्यूशन क्या है, बाइनरी है। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा सा साफ कर लूं मेरे दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। ओके चलो यहां तक मैम क्लियर है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, एनसीईआरटी अगर कभी ओपन करके देखोगे तो तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा दैट आपके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे अगर बेटा हम गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं तो हमेशा याद रखना गैसियस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट गैस होगा, लिक्विड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा, और सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा। ठीक है, अगर आप सल्यूट की बात करते हैं तो गैस, लिक्विड और सॉलिड। अगर आप लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो फिर से गैस, लिक्विड और सॉलिड। और अगर आप सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो भी सल्यूट आपका तीनों हो सकता है। इसी के बेसिस पे आपके कॉमन एग्जांपल्स और पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। मतलब तुम्हें एक लेट्स से एक मिक्सचर दे देंगे और बोलेंगे बताओ कि कौन सा सॉल्यूशन, तो आपको ये एग्जांपल्स याद करने, और इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखो। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, मतलब जिस चीज के अंदर वो मिक्स हुआ है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, तो तुम्हारे लिए उसको सॉल्व करना पड़ेगा आंसर। तो दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, लर्न इट। इस टेबल को आपको लर्न करना, ठीक है, ओके। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज प्रेशर। क्योंकि हम लिक्विड सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पार्ट है दैट इज योर वेपर प्रेशर। तो हम अब वेपर प्रेशर को कैलकुलेट, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है दैट हम एक क्लोज्ड कंटेनर, वी ऑलवेज टेक अ क्लोज्ड। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, यू विल टेक अ क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज्ड कंटेनर के बाद में दूसरी कंडीशन जो तुम्हें लेनी है दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या टेम्परेचर लेना चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू विल टेक अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो मान लो ये तुम्हारे पास में कंटेनर, ठीक है, ये एक क्लोज्ड कंटेनर। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता क्या है कि आपके पास में पूरा का पूरा सोल्यूशन है। सोल्यूशन में आपको पता है बहुत सारे पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो सरफेस के ऊपर होंगे, मैंने सिर्फ एक ही बनाया। कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होंगे जो आपके सरफेस के अंदर होंगे। ठीक है, अब आपको इसको सोचना है, समझने की कोशिश करनी है। जो सर्फ लिक्विड बल्क के अंदर होगा, मतलब जो अंदर होता है उसको बल्क कहते हैं, और जो एकदम सरफेस के ऊपर होता है सरफेस वाला। अगर बल्क में होगा तो इधर वाला पार्टिकल इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा, ये भी लग रही होगी, ऐसे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो बैलेंस्ड है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, इक्वल फोर्सेस लग रही है इसकी हर तरफ। ठीक है, तो जब भी कोई पार्टिकल बल्क में होता है तो वो क्या होता है, बैलेंस्ड। अगर वो बैलेंस्ड है तो वो बाहर की दुनिया देख ही नहीं पा रहा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर से जितनी फोर्स लग रही है उतनी ही फोर्स इधर से, ऊपर से जितनी लग रही है उतनी ही, तो इट इज स्टेबल। अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब है मैम इसकी एनर्जी कम है। तुम्हें ये सबको पता होगा कि स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द एनर्जी। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा स्टेबल तो उसकी एनर्जी बहुत कम होगी, और अगर कोई बहुत ज्यादा अनस्टेबल है चीज तो मतलब स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये वाला फंडा तो हमें में आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्टिकल, ये जो पिंक वाला पार्टिकल जो सरफेस के ऊपर बैठा अगर सरफेस पे बैठा है तो इधर से फोर्स लग रही होगी, इधर से फोर्स, जब इधर से फोर्स लगेगी तो ऊपर से कोई पार्टिकल ही नहीं है ना, सरफेस के ऊपर है, तो इधर भी फोर्स लगेगी लेकिन ऊपर कोई नहीं है, इधर भी फोर्स लगेगी ऊपर नहीं है, इधर भी लगेगी ऊपर नहीं। इसका मतलब है कि इसके ये थोड़ा सा अनबैलेंस, नीचे तो फोर्स लग रही है जहां पे पार्टिकल्स हैं, लेकिन ऊपर तो फोर्स नहीं लग रही है जहां पे पार्टिकल्स नहीं है, तो हम इसको कहते हैं दैट दिस इज अनबैलेंस। अब जो चीज अनबैलेंस्ड होती है, जिसके ऊपर आधी जगह से फोर्सेस लग रही हैं आधी जगह से फोर्सेस नहीं लग रही है, वो अनबैलेंस्ड है, और अनबैलेंस्ड के ऊपर की स्टेबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है।
तो अगर उसकी स्टेबिलिटी कम है तो पक्की बात है कि उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये जो सरफेस के ऊपर एक पार्टिकल बनाया, ऐसे ही सरफेस के ऊपर तो बहुत सारे पार्टिकल्स, ये बात भी क्लियर है। हाँ, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो अनबैलेंस्ड होते हैं, ये क्या चाहते हैं, इनके पास एनर्जी है, ये सरफेस से बाहर निकलना, तो इनको जैसे ही मौका मिलता है वैसे ये क्या करते हैं, सरफेस से बाहर चले। तो ये जो पार्टिकल है, इसको जैसे ही मौका मिलेगा ये इस क्लोज कंटेनर के अंदर ऐसे रैंडमली भागने लग, ऐसे रैंडमली भागने लग जाए, ऐसे 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 ऐसे। तो यानी कि मैम ये रैंडमली भागेगा और वॉल्स को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अब ऐसा एक पार्टिकल तो नहीं होगा, ऐसे तो और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे मैम, अगर आप बनाना चाहो तो और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो ऐसे रैंडमली भागेंगे, है ना। हाँ, रैंडमली भाग रहे हैं, ठीक है। इसे ये क्लोज कंटेनर में होगी तो ये एस्केप आउट तो कर नहीं सकते, ये बात भी समझ में आती है, यस और नो, बिल्कुल मैम समझ में आती। तो अगर हम इस सारी चीज समराइज करने की बोलेंगे कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो शुरू में क्या हो रहा है, शुरू में आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर के, है ना। शुरू में तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर वेपर की फॉर्म में जा रहे हैं और वो वॉल्स को स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं लेट्स से इवेपोरेशन, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैम वेपर बन जाएंगे फिर क्या होता है, क्योंकि ये रैंडमली भाग रहे होते हैं तो इनको पता नहीं चलता और ये रैंडमली भागते भागते वापस से लिक्विड के अंदर आने लग, यानी कि कुछ पार्टिकल्स हवा में होंगे और कुछ पार्टिकल्स वापस से लिक्विड के अंदर भी आएंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब शुरू में तो सिर्फ लिक्विड से वेपर में जाएंगे, जब थोड़े अच्छे खासे वेपर बन जाएंगे तो वो वापस से लिक्विड में भी आने लग जाएंगे। इसका मतलब है मैम थोड़े पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये जो वेपर है ये लिक्विड के अंदर भी कन्वर्ट लग जाएगा, इसको हम बोलेंगे कंडेंस, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब जिस रेट के ऊपर आपके पार्टिकल्स वेपर बना रहे हैं उसी रेट के ऊपर आपके वेपर्स वापस से लिक्विड में भी, दोनों का रेट इक्वल, यानी कि दूर से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार सेम ही वेपर्स हैं, लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं है, क्योंकि वो ऊपर जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं फिर वापस जा रहे हैं, लेकिन उनके रेट्स इक्वल हो गए, ठीक है। तो इस कंडीशन को जब दोनों के रेट्स इक्वल हो जाते हैं उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन आपके रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए, रेट ऑफ इवेपोरेशन आपके रेट ऑफ कंडेंसेशन के, इस कंडीशन को जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाता है इसे हम सैचुरेटेड। अब आप खुद सोचो, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स वेपर में जा रहे हैं उनका नियरली वैल्यू जो होता है वो फिक्स हो गया है, मतलब हाँ वो जा रहे हैं वापस आ रहे हैं फिर और जा रहे हैं फिर और आ रहे हैं, लेकिन नियरली उनकी वैल्यू जो है, जो पार्टिकल्स वेपर के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रहेंगे वो फिक्स हो गए, है ना। हाँ, तो इसका मतलब है जो वेपर एक्सर्ट करेंगे वो भी फिक्स हो गया है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, दैट इज योर सैचुरेटेड स्टेट में, जो वेपर्स वेपर स्टेट में है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर ऐसा नहीं होता कि जिसने वेपर, जैसे ही लिक्विड ने वेपर बनाया और जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो वेपर प्रेशर है, नहीं। इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर वो जो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है, क्योंकि मैम उससे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हो ही नहीं सकते, यानी कि वो उससे ज्यादा प्रेशर तो एक्सर्ट कर ही नहीं सकते, तो जो मैक्सिमम वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है उसको कहते हैं वेपर प्रेशर, उसको हम कहते हैं वेपर। तो सैचुरेटेड कंडीशन के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर दैट कैन बी एक्सर्टेड इज नोन एज द वेपर प्रेशर दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का वो वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया, यस मैम। अब मैम क्या आप हमें ये बता सकते हो कि वेपर प्रेशर की वैल्यू हम कैसे ढूंढते हैं। देखो तुम्हें पता है, हम ऐसा कंडीशन लेके चलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, तो हमें पता है दैट पीवी वो एन आर। अब अगर क्लोज्ड कंटेनर है
तुम सबको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स तो कंटेनर है तो है, आर तो हमेशा ही, और तुमने कंडीशन ली थी कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो इसका मतलब है, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ही क्योंकि कंटेनर क्लोज है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यानी कि मैम वेपर प्रेशर जो होगा दैट विल बी गिवन बाय वी आर इन, ये जो पी आया है आपका, दिस विल बी द वेपर प्रेशर। तो आप इस तरीके से वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेपर प्रेशर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होता, सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर है, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब ये सारी बातें जो है वो आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी, तो वन बाय वन सारे पॉइंट पढ़ सकते हैं। वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड लिक्विड, इक्विलिब्रियम में आएगा तो जो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करेगा वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट्स द प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड वेपर, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर, बट ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है वो सिर्फ दो चीजों पर, पहली चीज आपने क्या टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर्स पे एक ही लिक्विड के अलग अलग वेपर प्रेशर्स आ सकते हैं, दूसरा वो डिपेंड करता है कि क्या नीड, देखिए वाटर का वेपर प्रेशर अलग होगा, एल्कोहल का वेपर प्रेशर अलग होगा, आप जो भी सॉल्वेंट लोगे उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट, लिक्विड टू लिक्विड चेंज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी। वेपर प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर पे या फिर अमाउंट ऑफ द लिक्विड के ऊपर नहीं करता। अब मैम इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लो मैंने दो कंटेनर ऐसा लिया और तो मैंने ना तो मैंने ना मान लो इसके अंदर लिक्विड ले लिया, ठीक है, हाँ, तो अब ये लिक्विड जो है ये कुछ वेपर्स बनाएगा ऊपर, हाँ, तो क्योंकि इसके पास इतनी लिमिटेड वी वॉल्यूम है तो ये नंबर ऑफ मोल्स मान लो एन बना लिया, ठीक है। अब मान लो मैम हम इधर आ गए, अब हमारी जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो गई, मतलब लिक्विड हमने यही वाला यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और अब क्या किया हमने वॉल्यूम देखी तो 2v वॉल्यूम, अब ज्यादा वॉल्यूम है तो ज्यादा वेपर बाहर जा पाएंगे, इक्विलिब्रियम लेट अचीव होगा, तो लेट अस से 2n मोल्स जो है वो आपके बाहर है। अगर आप वेपर प्रेशर फॉर्मूला देखो तो वो होता है n/v r इंटू, तुम बाकी सब चीजें कांस्टेंट ले रहे हो, अगर तुम उसको 2n ले लोगे तो ये 2v हो जाएगा इंटू r इंटू टी, तो 2 से 2 चला जाएगा, n/v r n/v r इंटू टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो मोल्स ऑफ गैस भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए वो आपके वॉल्यूम के ऊपर कंटेनर की या फिर नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता? बिकॉज n/v वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट, बिकॉज द n/v वैल्यू इज कांस्टेंट, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। यस yes, ये जो चीज मैंने बोली ये आपको आगे लिखी हुई भी मिल जाएगी, here you can see. When volume is increased, more molecules go into the vapor phase, therefore n/v जो होगा वो हमें constant. So volume has no impact on the vapor pressure. Can I have some water and then we will move forward. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अगर हम किसी भी प्योर लिक्विड, मतलब सिर्फ एक ही लिक्विड है और हम उसके वेपर प्रेशर की बात करते हैं, हमेशा याद रखना एक प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर हम पी नॉट से दैट वेपर प्रेशर प्योर, तो ये क्या होता है, इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब मैम अगर हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हमने उसका वॉल्यूम के ऊपर अफेक्ट देख लिया। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। ओके मतलब अगर हम फॉर्मूला देखें तो हम बोल सकते हैं ना P इज इक्वल टू n/v r इंटू टी, और मैम आपने कहा कि डिपेंड, इसका मतलब है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, दैट इज व्हाट हैपेंस। लेकिन
हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली टेम्परेचर हमारे प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर बढ़ता है। पर दूसरी चीज है, जो मोल्स ऑफ गैस होते हैं, गैस के जो मोल्स होते हैं, तो जो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा पार्टिकल्स वेपर के अंदर, तो ज्यादा मोल्स ऑफ गैस भी वेपर बनाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये और इंक्रीज होता है और ओवरऑल इंक्रीज बहुत ज्यादा हमें को मिलता है। तो बेसिकली जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज की बात आपको बोली हुई। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, रादर इट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर। अगर तुम्हें ऐसा कभी वेपर प्रेशर और इसका ग्राफ बनाने को बोल दे, यहाँ वेपर प्रेशर और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़े एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। When the temperature is increased, more liquid will evaporate, increasing the number of moles of the vapor. ठीक है, ओके। तो हमने दो दो डिपेंडेंसीज जो हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। तो नाउ लेट्स मूव। नेक्स्ट है आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। अगर हम सोल्यूशन के वेपर प्रेशर, तो मैंने तुम्हें बोला हम हमेशा कंडीशन जो लेंगे वो बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सोल्यूशन में मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि मैं बार बार इसको यूज करूंगी, सोल्यूट मैं बी लूँ और सॉल्वेंट जो है वो ए लूंगी, ठीक है। तो जब भी मैं ए लिखूं तो जाना सॉल्वेंट और जब भी मैं बी लिखूं तो सोल्यूट। फिर कहता है वोलेटाइल लिक्विड। अगर वोलेटाइल लिक्विड मतलब क्या, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब है कि एक ऐसा सब्सटेंस या फिर लिक्विड जो वेपर्स बना सकता, ठीक है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है ऐसा जो वेपर ही नहीं बना सकता। अब तुम खुद सोचो, अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड, अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड तो वो पक्का कुछ ना कुछ तो वेपर्स बनाएगा, और अगर वो कुछ ना कुछ वेपर्स बनाएगा पर प्रेशर भी आएगा। का मतलब है मैम प्योर सॉल्वेंट का इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो एक बात तो पक्की है कि जीरो के बराबर तो नहीं होगा, कुछ तो वैल्यू आएगी, क्या आएगी वो हमें नहीं पता, पर कुछ तो वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है नॉन वोलेटाइल। अगर नॉन वोलेटाइल लिक्विड तो मतलब वो वेपर ही नहीं बनाएगा, अगर वो वेपर नहीं बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर कहां से, बात हिसाब से पक्की बात है कि इसका पी नॉट जो होगा वो पक्का जीरो के बराबर। नेक्स्ट आता है कि मान लो सेम टेम्परेचर, कंडीशन दी है सेम टेम्परेचर पे तुम्हारे पास दो सॉल्वेंट्स हैं, एक ए है एक बी है। अगर ए का वेपर प्रेशर बी से ज्यादा है तो तुम्हारे हिसाब से सेम टेम्परेचर पे एक सॉल्वेंट का वेपर सॉल्वेंट के वेपर से ज्यादा है, तो दोनों में से ज्यादा वोलेटाइल। सोचो, ऑब्वियसली इसको देख के हम कह सकते हैं दैट ए इज वोलेटाइल। जो ए है वो क्या है, ज्यादा वोलेटाइल, ठीक है। फुल आगे समझ, कोई टेंशन नहीं है, परफेक्ट है। चलो भाई, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट, जब सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों वोलेटाइल, एंड सॉल्वेंट एंड सोल्यूट बोथ आर वोलेटाइल, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोल दिया सॉल्वेंट आपका ए होगा और सोल्यूट आपका बी होगा, ठीक है। अब हम हर एक में अलग अलग कंडीशंस देख, अगर सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दोनों वोलेटाइल है इसका मतलब है ना तो पी ए नॉट जीरो के बराबर है और ना ही पी बी नॉट जीरो के बराबर है, दोनों का ही कुछ ना कुछ आएगा। अब मान लो कि तुम्हारे पास में इसके अंदर तुम्हारा सोल्यूशन है, मतलब ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। अगर सोल्यूशन है तो तुम्हारे पास ए प्लस सोल्यूशन, ए के भी वेपर्स बनेंगे और बी के भी वेपर्स बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम्हें समझना है, जैसे अगर मैं लिखती हूँ पी ए नॉट तो ये होगा प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर। अगर मैंने बोला पी बी नॉट तो प्योर सोल्यूट बी का वेपर। अगर मैं लिखती हूँ पी ए तो पी ए का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी कि
पार्शियल प्रेशर ऑफ, और अगर मैं पीबी लिखती हूँ तो मैं बोलती हूँ पार्शियल प्रेशर। हाँ, अब पार्शियल प्रेशर का मतलब समझो। देखो, अगर हम पीए नॉट या पीबी नॉट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर अकेला ए होता तो उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्या हो सकता है, प्योर वाला। अगर हम अकेला पीबी होता तो उसका पार्शियल प्रेशर, उसका प्योर वेपर प्रेशर कितना होता, पीबी नॉट। लेकिन अगर मेरे को बोला है पीए, इसका मतलब है कि इस मिक्सचर का यहाँ पे कुछ वेपर्स बने होंगे जहां पे ए भी होगा और यहाँ पे आपका बी भी होगा। ये ए और बी आपस में मिलके टोटल प्रेशर देंगे और ये टोटल प्रेशर पीए प्लस पीबी होगा। मतलब जब मिक्सचर के अंदर हम किसी एक गैस का प्रेशर बोलते पार्शियल, तो जब भी कभी तुम्हें पार्शियल वर्ड सुनने को मिले कि वो किसी एक प्रेशर की बात, मतलब एक मिक्सचर के अंदर एक गैस के प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पी ए इज नॉट इक्वल, एंड ना ही पी बी विल बी इक्वल, वैल्यूज अलग, ठीक है। पीटी क्या है, टोटल प्रेशर। अब इसके अलावा दो चीजें और हमें देखनी है, एक्स ए, मैंने इसीलिए बोला था कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आना चाहिए। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन है ए की इन लिक्विड फेज। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इग्नोर कर देते हैं कि लिक्विड फेज के अंदर ये उसकी मोल, मतलब ये लिक्विड के अंदर इसकी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बी की इन लिक्विड, लिक्विड फेज में बी की, ठीक है। अब लॉ जो है वो हमारा है राउल्स लॉ, इसको हम अब यूज करेंगे तो तुम्हें राउल्स लॉ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंडा तुम्हें सारा समझ में आ गया, पी टोटल तुम्हें पी ए प्लस पी के बराबर होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। दैट विल बी बाय राउल्स लॉ, राउल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अब राउल्स लॉ क्या कहता है वो बाद में समझाऊंगी, पहले इधर ध्यान से। मान लो तुम्हारे पास ऐसे एक कंटेनर, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर तुम्हारे पास सोल्यूशन है और सोल्यूशन में तुम्हारे पास में ए और बी है, ठीक है। अब ए और बी की मोल फ्रैक्शन होगी, मान लो एक्स ए और इसकी मोल फ्रैक्शन है एक्स, बताया था। अब ये कुछ वेपर्स भी बनाएंगे, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, अगर आप ए गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट, पार्शियल प्रेशर ऑफ किसके डायरेक्टली, लिक्विड में जिसके मोल्स ज्यादा होंगे उसी के तो वेपर ज्यादा बनेंगे, और अगर उसके वेपर ज्यादा बनेंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। कैन आई से दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज। सिमिलरली अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल रहे हो तो बी की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होगा ना, लिक्विड में जो ज्यादा होगा उसका ज्यादा वेपर बनेगा और उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे आता है, पूरी डेरिवेशन होती है बट आपको करने की जरूरत, पी ए नॉट, और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो आ जाएगा एक्स। तो ये हमारे लिए दो इक्वेशंस बन गई, और राउल्स लॉ यही कहते हैं, राउल्स लॉ कहते हैं कि भाई लिक्विड में जिसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, जिसकी मोल फ्रैक्शन कम उसका वेपर प्रेशर कम। तो कहते हैं दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट लिक्विड सॉल्यूशन, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आपको ये पता चल गया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, आपकी सेकंड इक्वेशन है, आप सभी को पता है पी टोटल किसके बराबर, पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ पी के। ए का पार्शियल प्रेशर कितना है, पी ए नॉट एक्स प्लस पी बी नॉट। तो ये आपका राउल्स लॉ से आप पूरे सोल्यूशन का वेपर कर सकते, ठीक है। दैट्स हाउ यू विल डू। बस आपको एक चीज याद रखनी है, अगर तुमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो तुम्हें पता भी होगा, क्योंकि मेरे पास इस सोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट ए और बी, तो यहाँ पे मेरे को ये चीज याद रखनी है, तो होता है प्लस एक्स की जो होगा वो 1 के बराबर। अब जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब की मोल फ्रैक्शंस बराबर, यहाँ पे सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो एक्स ए प्लस एक्स टू 1, ठीक है।
ये भी समझ आ गया। तो राउल्ट्स लॉ ने बहुत सिंपल बात कि जो लिक्विड में जिसके मोल ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, दैट इज योर राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ का रिलेशनशिप। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है डाल्टन्स लॉ। वैसे स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर होता था क्लास 11th में, उसमें पढ़ते थे, लेकिन अब तुम्हारे को यहीं पे पढ़ना पड़ेगा, तो मैं इसको भी तुम्हें रिवाइज करवा देती हूँ। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों, यही तुम्हारे पास में। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि ये मान लो सोल्यूशन में तुम्हारे कंपोनेंट्स है XA और दो सोल्यूट, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब ऑब्वियसली मैम ये कुछ ना कुछ तो वेपर्स बनाएंगे, है ना। हाँ, और हमें ये भी पता है कि जब ये वेपर्स बनाएंगे टोटल प्रेशर होगा वो PA प्लस PB के बराबर होगा, ये भी हमें पता है। बट हमने जब राउल्ट्स लॉ पढ़ा था तो हमने मोल फ्रैक्शन कौन सी वाली यूज करी थी, लिक्विड फेज वाली, है ना। डाल्टन्स ना, अब तुम खुद सोचो, अगर A और B वेपर बना रहे हैं तो कुछ तो A और B अमाउंट वेपर में भी होगी। ये वेपर है ना, ये लिक्विड है और ये वेपर है, तो कुछ A और B वेपर में भी तो गए होंगे। हाँ मैम, तो उनकी A और B की कुछ मोल फ्रैक्शन वेपर में भी तो बनी होगी। इसका मतलब है यहाँ पे भी तो ये YA और YB बने होंगे। बट आपको याद रखना है YA क्या होता है, मोल फ्रैक्शन A इन वेपर फेज, और YB क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर। तो ये B की मोल फ्रैक्शन है फेज में। ठीक है, कहानी वही है, बस इस बार डाल्टन ने क्या किया, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उसको यूज करके टोटल प्रेशर निकाला, और राउल्ट्स ने क्या किया था, लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन थी उसको यूज करके निकाल यही रहे हैं, पी टोटल PA प्लस PB, बस फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें डाल्टन्स की बात बताऊं, राउल्ट्स की मैं फिर से रिवाइज करा दूंगी, बट अगर मैं डाल्टन्स लॉ के हिसाब से बताऊं, डाल्टन्स लॉ वेपर फेज के वेपर फेज वाली मोल यूज करता है। ठीक है, तो डाल्टन क्या कहते हैं कि देखो, अगर किसी का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ऑब्वियसली पक्की बात है कि वेपर के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा ही होगी। अगर वेपर में किसी का वेपर ज्यादा बन रहे हैं तो पक्की बात है वेपर में उसकी मोल फ्रैक्शन भी। आई कैन से दैट PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू YA, ऐसे ही PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y। ये डाल्टन्स, जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो PA जो होता है वो P टोटल इंटू YA के बराबर आता है, और जो यहाँ पे PB होता है वो आपका P टोटल इंटू YB के बराबर आता है। तो ये हमारे पास में दो इक्वेशन, इसे हम 1 बोल देते हैं, इसे। ठीक है, ये क्या थी, डाल्टन के हिसाब से थी। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना कि डाल्टन ने वेपर फेज वाली मोल फ्रैक्शन को यूज किया, वेपर फेज वाली मोल फ्रैक्शन को यूज किया। ठीक है मैम, फिर हमने राउल्ट्स की बात करी, तो राउल्ट्स ने तो हमें याद ही है कि ये लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शन को यूज करता है, लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शन को यूज करता है। ठीक है, तो ये भी PA ही निकालता है और कहता है कि XA के डायरेक्टली, और ये PB निकालता है। यहाँ पर जब हम PA निकालते हैं तो वो PA नॉट XA के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम PB निकालते हैं तो वो हमारा PB नॉट होता। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये मिली, यानी कि हम इसको बोल देते हैं P और इसको हम, तो ये राउल्ट्स है, ये डाल्टन्स है, निकाल दोनों ही पार्शियल प्रेशर रहे हैं। तो अगर मैं गौर से देखूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 1 और 3 इक्वल है, इधर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकाल रही हूँ, यहाँ भी पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और यहाँ पे वेपर में ही तो पार्शियल प्रेशर A आता है। कैन आई से दैट 1 3 एंड कैन आई से दैट इज इक्वल टू 4? यस, अगर 1 3 के बराबर है यानी कि PA इज इक्वल टू PA, कैन आई से दैट ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे इन इस टोटल इनटू YA। Similarly, I can say that P total into YB P not in। एक और चीज, यहाँ पर अगर XA है तो XA प्लस XB 1 के बराबर होगा और YA प्लस YB 1 के बराबर, और जरूरी नहीं है कि XA और YA बराबर हो भी सकते हैं, बट हो सकता है वैल्यूज, जरूरी नहीं होता कि XA जो होगा वो YA के बराबर होगा, इस बात को आप। ठीक है, ओके मैम।
तो ये हमारे पास में आ गया और ये लेट अस से ये है 5। अगर मैं 5 और 6 को डिवाइड कर दूं, यानी कि फिफ्थ डिवाइडेड बाय, मेरे पास में क्या आएगा, आई विल हैव p टोटल बाय a ऑन p टोटल बाय b इज इक्वल टू p नॉट से ऑन p, y टोटल से y टोटल। आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, बाय a बाय b नॉट से कोई भी एक वैल्यू दी हुई नहीं दी हुई और बाकी सब डेफिनेटली आप इस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू विल सॉल्व इट। चेक कर लो इसको। दिस इज वेरी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे सॉल्व होते हैं। चलो ये भी पढ़ लिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। अब मैम राउल्स लॉ ही अप्लाई करना है, लेकिन हम एक और केस कर रहे हैं और वो केस ये है कि आपका सल्यूट जो हो वो नॉन, इसका मतलब कि आपको पता है कि आपका सॉल्वेंट ए होता है, ए तो वोलेटाइल है, इसका मतलब है पी ए नॉट जो होगा वो तो 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन इस बार आपका सल्यूट जो है बी वो भाई नॉन वोलेटाइल, अगर नॉन वोलेटाइल उसके वेपर्स नहीं बनते, और अगर वेपर्स नहीं बनते तो उसका जो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, ठीक है। अब सोचो ये एक कंटेनर है आपके पास में, ठीक है। अब आपने इस कंटेनर के अंदर पहले प्योर सॉल्वेंट लिया, अगर सिर्फ सॉल्वेंट ले रही हूँ और सिर्फ ए ले रही हूँ तो मुझे पता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पी ए नॉट का वेपर प्रेशर, सारी कहानी हम कांस्टेंट, तो इसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल, फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो जब मैं एक ऐसा सल्यूट डालूंगी तो वेपर नहीं बनाता, तो मैम वो ऐसे ऐसे नॉन वोलेटाइल की जगह ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। पहले तो कंसेप्चुअली, फिर उसके बाद में सोच, ठीक है। ये मैम क्लियर हो गया। तो अगर आपको यहाँ पे ये आपका क्या है, सोल्यूशन है, तो लेट अस से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है पीएस, ठीक है। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस है, प्योर का वेपर, तो अगर तुम्हें इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, हमें फिर से राउल्स लॉ ही लगाना है। अगर आप राउल्स लॉ लगाओगे तो आप बोलोगे कि सोल्यूशन का वेपर होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर पी के बराबर होता है, यही तो कहता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होता है वो पी ए नॉट एक्स के बराबर होता है, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के बराबर। अब देखो बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भले ही वेपर ना बने, लेकिन यहाँ पे उसकी कुछ तो मोल फ्रैक्शन होगी, एक्स की भी कुछ मोल फ्रैक्शन होगी, एक्स की भी कुछ, ये बात तो समझ में आई रही है। यस मैम, भी मतलब बी वेपर नहीं बना रहा, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बी के मोल्स नहीं है, बी के कुछ मोल्स तो हैं, और अगर उसके मोल्स हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो मोल फ्रैक्शन होगा, तो ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ मैम, अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो पी बी नॉट तो 0 के बराबर है, नॉन वोलेटाइल है, तो इसका मतलब है ये तो कुछ वेपर बनाएगा नहीं, तो 0 इंटू विल बी 0, इसका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पी ए नॉट एक्स ए के। और आपको मुझे हम सबको पता है कि एक्स ए जो है वो एक फ्रैक्शन है, एक्स ए जो है वो एक फ्रैक्शन है, एक्स ए प्लस एक्स भी 1 के बराबर होता है, मतलब है एक्स ए तो पक्का 1 से कम होगा, यानी एक्स ए इज लेस देन 1। एक पी ए नॉट को अगर तुम एक से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई, कम है और आपकी पी ए नॉट, यहां से हमें समझ में आ गया कि एक प्योर सॉल्वेंट का हमेशा
फिर दिक्कत आ रही है। हाँ आई नो, बीच बीच में मेरी स्क्रीन जो है वो गायब हो जाती है, बट लेट मी फिगर आउट समथिंग, कोई बात नहीं। नहीं आएगा कोई इशू, ठीक है। या अगर आए भी तो बीच में सिर्फ 2 सेकंड के लिए ब्लैक स्क्रीन होती है, फिर वापस ठीक हो जाती है, तो आप उसको आगे थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर तो हमेशा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वो एक सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट में एक वॉलेटाइल होगा और एक नॉन वॉलेटाइल होगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो इसी के फर्दर हम अगला टॉपिक कर सकते हैं, विच इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, ठीक है। तो अगर हम मुझे पता है 9th वाला पॉइंट अभी आया नहीं है, वो बाद में करा दूंगी, पहले रिलेटिव से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो मैम इसी को हम कॉपी पेस्ट कर ले, मान तो मान लो ये तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट था, तो Pa0, ठीक है, और ये तुम्हारा सोल्यूशन था तो Ps, और तुमने इसमें नॉन तुम्हें ये भी पता था कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो पक्का कम होता है देन द प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो अगला क्वेश्चन आता है कि क्या रिलेटिव लोवरिंग हुई है वेपर, तुम खुद सोचो, पहले वेपर प्रेशर ज्यादा था, बाद में वेपर प्रेशर कम हो गया, तो कुछ तो वेपर प्रेशर कम हुआ है, तो लेट अस से दैट डेल्टा पी क्या है, रिलेटिव लोवरिंग, दिस इज लोवरिंग ऑफ वेपर, दिस इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर डेल्टा पी होगा तो वो किसके बराबर होगा, Pa0 बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू में, अगर ये देखना है कि कितना कम हुआ है वेपर तो बड़ी वैल्यू में से ही छोटी वैल्यू ट्रैक करोगे ना, तो बिल्कुल Pa0 माइनस Ps, ठीक है। हाँ, इसे कहते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसको तुम कंसेप्चुअली भी सोच सकते हो कि यहाँ पे सारे का सारा स्पेस अवेलेबल है वेपर बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं पे नॉन वोलेटाइल ने जगह ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से नहीं बना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग, ठीक है मैम। अब मुझे पता है दैट पीएस जो होता है, Pa0 तो Pa0 ही होता है, पीएस का फॉर्मूला होता है Pa0 ए, ठीक है। अगर मैं Pa0 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास में आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए, एंड वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस एक्स से एक्स बी के बराबर होगा Pa0, तो ये मेरा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया, विच इज इक्वल टू Pa0, यहाँ पे एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा डेल्टा पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मोल फ्रैक्शन। आप जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे उतनी ज्यादा उसकी मोल फ्रैक्शन, और जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डलेगा उतनी ही लोवरिंग होगी वेपर प्रेशर में, उतना ही कम होगा आपका वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आई ये समझ में आ गया तुम्हें लोवरिंग ऑफ। अगला टॉपिक आता है इसी के फर्दर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर, ठीक है। अगर हम लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सीख गए तो हमारे रिलेटिव लोवरिंग आसान हो जाता है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमें ये रिलेशनशिप आया था डेल्टा इक्वल टू P0 P,
अगर मैं इस पी ए नॉट, तो डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसको कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग, ठीक है, आर एल रिलेटिव लोवरिंग ऑफ प्रेशर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, नॉन सल्यूट के। ये आपका रिलेटिव लोवरिंग होता है और डेल्टा पी जो सिर्फ ये होता है, ये आपका लोवरिंग ऑफ, दोनों के बीच का फर्क, ठीक है। अब हम 9th वाला पॉइंट पढ़ते हैं। मुझे पता है पहले 10th पढ़ लिया, बट कोई बात नहीं। 9th वाला पॉइंट कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो किसी भी सब्सटेंस के नेचर पे नहीं डिपेंड करती, वो सिर्फ उसकी अमाउंट पे डिपेंड, ने कितना अमाउंट डाला है उसके हिसाब से चेंज हो जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसका नेचर क्या है, ठीक है, उन्हें कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, वो हमने अगर लोवरिंग की बात करें तो डेल्टा पी जो होता है पी ए नॉट इंटू एक्स पी के बराबर। अब बेटा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाल रहे हो, तुम कोई भी नॉन वोलेटाइल सल्यूट डालो, उसकी सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करे, है ना, उसकी सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करे। तो इसका मतलब है कि जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो सल्यूट की रिस्पेक्ट में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, तुम्हें पता है ना, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग सॉल्वेंट्स की अलग अलग वैल्यूज होती है। तो इसका मतलब है ये उसके तो नेचर पे डिपेंड करता है, सल्यूट के नेचर पे नहीं डिपेंड करता। सल्यूट का कोई भी अमाउंट आ जाए, ये चेंज हो जाए। तो देखो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के, नॉट की नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ सल्यूट। इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द सल्यूट। तो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिर्फ सल्यूट की रिस्पेक्ट में कॉलिगेटिव, लेकिन वहीं पर अगर हम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ये पूरा का पूरा रिलेटिव लोवरिंग होता है, ये सिर्फ एक्स बी के ऊपर डिपेंड करता है और एक्स बी 1 माइनस एक्स के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये पूरा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। और जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो मैम सल्यूट की मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, ऑल्सो सॉल्वेंट की भी सिर्फ मोल फ्रैक्शन। का मतलब है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी with respect to both solute and solute और solvent दोनों की रिस्पेक्ट में ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया है। इसी तरह से ये चीज लिखी भी हुई है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट। नेक्स्ट आता है बेटा आइडियल सोल्यूशन। व्हाट इज एन आइडियल सोल्यूशन? एक आइडियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को अपनी हर कॉन्सेंट्रेशन पर फॉलो करे। The solution that obeys the Raoult's law at any composition is known as ideal solution. कोई भी रियल सोल्यूशन आइडियल नहीं होता। हाँ, हम एक रियल सोल्यूशन को आइडियल बना सकते हैं अगर हम बहुत ज्यादा डाइल्यूट कंडीशंस तो हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। ओके, परफेक्ट है। नाउ लेट्स टॉक, सॉरी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी थर्मोडायनेमिक कंडीशंस फॉर आइडियल सोल्यूशन। अगर बेटा हम कभी भी आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं तो आइडियल सोल्यूशन मतलब यहाँ पे कुछ डिफरेंस ना, जो आपके सॉल्वेंट की फोर्स ऑफ इंटरैक्शन वही आपके सल्यूट की फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगी और वही आपके सोल्यूशन की भी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। मतलब आपको पता है, मान लो आपका ए और बी मिलकर ए बी बना रहे हैं, ठीक है, तो जो इन दोनों की फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगी वही आपके सोल्यूशन इंटरैक्शन होगी, तो हम उसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम आइडियल सोल्यूशन की थर्मोडायनेमिक कंडीशंस की बात करें, अगर हम एक आइडियल सोल्यूशन थर्मोडायनामिक कंडीशंस की बात करें
तो उसकी थर्मोडायनेमिक कंडीशंस आपको लर्न होनी चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है वो 0, डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है वो भी बेटा 0 होता है, और डेल्टा एफ मिक्सिंग जो होता है वो आपका मोर देन दैट इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी चेंज इज ऑलवेज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस, और सोल्यूशन की रैंडमनेस हमेशा सोल्यूट और सॉल्वेंट से ज्यादा होती है, रैंडमनेस ज्यादा होती, ठीक है। इसके अलावा आपसे आइडियल सोल्यूशन एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। तो एग्जांपल्स आपको सेम फैमिली से जब बिलोंग करते हैं, सेम फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं। अल्केन, ये एल्केन्स हैं, ये बेंजीन और टॉल्यूइन भी फैमिली ऑफ बिलोंग, जब सेम होते हैं तो वो आइडियल सोल्यूशन। आपको इसके लिए एनसीईआरटी एग्जांपल्स, जस्ट लर्न दी एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी एग्जांपल्स हो जाएंगे तो आप बहुत आराम से आगे बढ़ते। अब इसके बाद में आपसे वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ आइडियल गैस का ग्राफ भी बनवाया जाता है। तो वो ग्राफ मैं ये एक बना रही हूँ और फिर इसी को फर्दर यूज कर लूँ। तो ये मैंने ऐसे ग्राफ बना, मान लो यहाँ पे आपका एक्स जो है वो, तो आपका एक्स जो होगा, मान लो यहाँ पे आपका x से 0 है तो x जो होगा वो 1 होगा। लेट अस अज्यूम पी ए नॉट जो ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है, सेम टेम्परेचर के ऊपर पी ए नॉट इज मोर वोलेटाइल। तो अगर हम ग्राफ देखेंगे तो जैसे जैसे हम 0 से इधर जाएंगे तो ये आपका ग्राफ ऐसा आएगा दैट पी ए इज, जैसे जैसे x से बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसे बना देते हैं। अब ये ऊपर है, ये हो जाएगा पी बी, ठीक है, और इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो आपको मिलता है पी टोटल विच ए प्लस, तो दैट्स हाउ यू विल ड्रॉ योर प्लॉट, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर ए इज मोर वॉल, ए जो है ज्यादा। मैं इसी ग्राफ को बार बार यूज कर, बार बार इतना बड़ा ग्राफ मेरे से बनेगा नहीं, तो मैं इसको ही यूज कर, ठीक है। नेक्स्ट है डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब क्योंकि रियल सॉल्यूशंस आइडियल तो होते नहीं, तो जो राउल्स बोलता है वो हर जगह पे तो फॉलो करेंगे नहीं, वो कुछ डेविएशन दिखा। अब वो डेविएशन दो तरह की हो सकती है, या तो हो सकता है कि पॉजिटिव डेविएशन हो, और हो सकता है कि नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन मतलब है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जो आपके सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर होगा, जो राउल्स ने कैलकुलेट किया है वो तो पी ए नॉट एक्स से है ना, हाँ। अगर वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो जो भी सॉल्वेंट है उसका पार्शियल प्रेशर जो राउल्स ने कैलकुलेट किया है उससे ज्यादा है। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है तो सोल्यूट भी पॉजिटिव डेविएशन ही दिखाएगा, तो पी बी नॉट एक्स बी से ज्यादा होगा। अगर नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है इसका मतलब है कि जो राउल्स ने कैलकुलेट किया है वो कम, राउल्स ने जो कैलकुलेट किया है उससे कम पार्शियल प्रेशर आएगा, ठीक है। जो एक कंपोनेंट डेविएशन दिखाता है वही दूसरा कंपोनेंट की डेविएशन दिखाता है। लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे तो तुम्हें समझ में, जो राउल्स ने कैलकुलेट किया है उससे ज्यादा प्रेशर आएगा इसका। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बता सकते हैं कि मैम अगर बाद में ज्यादा प्रेशर आ रहा है इसका मतलब है पक्की बात है ए या फिर बी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा थी और ए बी की इंटरेक्शन कम है, क्योंकि अगर ए बी की इंटरेक्शन कम होंगी तभी तो वो ज्यादा वेपर बना पाएगा ना। तो आपकी कंडीशन ये होती है, if the solute solvent interaction after mixing decreases, more molecules move into the vapor phase contributing more pressure. If one component shows the positive deviation, the other will show the positive deviation. यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अगर हम थर्मोडायनेमिक कंडीशंस की बात करें तो डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, डेल्टा बी मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एस मिक्सिंग तो हमेशा ही सोल्यूशन का पॉजिटिव होता
ही नहीं है। ठीक है, अब आपको इससे कुछ रिलेशनशिप्स पूछेंगे, ये एग्जाम्पल्स पूछेंगे, तो आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। एग्जाम्पल्स में क्या होगा, भी मान लो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बंद हो जाए, तो वो आपका पॉजिटिव डिफरेंस। एल्कोहल में पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, फिर तुमने एक ऐसा मॉलिक्यूल डाल दिया जिसने उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को खराब कर दिया। पहले इसमें भी हो रही थी, इसमें हो रही थी, आपस में एक दूसरे की को खराब करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप स्टडी कर सकते हैं। तो ग्राफ भी बनाना है तो डुप्लीकेट, बस इसको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज कर, ये 13 नहीं होगा, और वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन नहीं होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव डेविएशन होगी तो अब इसमें तो चीजें बदलेंगी ही, तो देख लो कैसे बदलेंगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो इसका मतलब है कि राउल्ट्स ने कैलकुलेट किया है, ये राउल्ट्स ने ये कैलकुलेट, तो वेपर प्रेशर तो पीबी का ज्यादा होगा, पीबी नॉट एक्सबी से, है ना, तो इसका मतलब है ये आपका वेपर प्रेशर। ऐसे ही अगर ये वेपर प्रेशर तो ज्यादा होगा जो राउल्ट्स ने कैलकुलेट किया है, इसका मतलब है ये ग्राफ आएगा। और ऐसे ही पी टोटल विल बी मोर देन पी ए प्लस पीबी, तो ये आपका वेपर प्रेशर का ग्राफ आ जाए। ठीक है, दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव डेविएशन। अब अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें, इसका मतलब है कि जो राउल्ट्स ने कैलकुलेट किया उससे कम वेपर प्रेशर, तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सोल्यूशन की बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी। तो कैन आई से दैट ए या फिर बीबी इंटरेक्शंस, उन जो ए या बीबी की इंटरेक्शंस होंगी उनसे ज्यादा होगी आपकी ए बी की इंटरेक्शंस, तभी वेपर प्रेशर कम आएगा। सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शंस आप stronger than solvent solvent reactions. Molecules in the liquid state are strongly bound. Few molecules will escape into the vapor pressure. नेक्स्ट है इसका थर्मोडायनेमिक कंडीशंस। तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो इस केस में नेगेटिव होगा, डेल्टा बी मिक्सिंग जो होगा वो भी इस केस में नेगेटिव होगा, लेकिन डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि सोल्यूशन में रैंडमनेस हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप अब पढ़ लें। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करते हैं, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव डेविएशन, HCl आप इनको टर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए वापस से अगर नेगेटिव डेविएशन है तो जो राउल्ट्स ने कैलकुलेट किया है उससे वेपर प्रेशर कम आएगा। कम आएगा, ऐसे आएगा, आपका थोड़ा सा इसका एनसीईआरटी देख लेना। वाटर फॉरवर्ड,
ओके, तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम कभी भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो तुम्हें ना, मतलब तुम्हें बस एक लॉजिक ही समझना है कि यार तुम सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो पक्की बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर किसी का वेपर प्रेशर कम है तो पक्की बात है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो अगर आप सभी को पता है कि पी नॉट जो होता है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और जो पीएस होता है वो सोल्यूशन का वेपर है, और हमें पता है कि पीए नॉट ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा टीबी नॉट और इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा टीबी, तो पक्की बात है कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पहले प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और बाद में जाएगा, तो डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी जो होता है उसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे, इट विल बी इक्वल टू बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, टीबी माइनस टी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। इसके अलावा जो आपको याद रखना है दैट इज डेल्टा टीबी जो होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैम आप जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालो उतना ज्यादा वेपर प्रेशर में डिफरेंस आएगा और उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस। तो आई कैन से दैट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, मोलारिटी। मोलालिटी, अब तुम बोलोगे मैम आपने मोलालिटी क्यों, क्योंकि बेटा ये साइंटिस्ट लोगों ने फॉर्मूला दिया था, उन्होंने बहुत कैलकुलेट करी और मोलालिटी क्या डायरेक्टली बोल सकते हो। जब ये हटती है तो जो डेल्टा टीबी आता है वो आपका केबी इंटू मोलालिटी। केबी जो होता है वो आपका बेटा सिर्फ डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर एंड नेचर के ऊपर, पहली चीज। दूसरा, इसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इसको आप मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर आप उसको नेबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके अलावा आपसे यूनिट पूछी जा सकती है, इसकी यूनिट होगी केल्विन, केजी, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू विल। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग particles and the number of particles, but it does the solute part. Since Kb is numerically equal to the elevation, one molar solution, तो molar element, okay, ठीक है। नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ भी तुमसे पूछा जा सकता है, विच इज इंपॉर्टेंट का, और ऐसा बनाना है। यहाँ पे आप पेपर प्रेशर लिख लो, ठीक है, अभी समझ में आएगा तुम्हें। दो लाइंस बना रही हूँ तुमसे, पेपर में ऐसा पूछा, ये दो लाइंस है, इन दोनों लाइंस में से कौन सी आपकी प्योर सॉल्वेंट की है और कौन सी आपकी सोल्यूशन। हमें पता है कि हम प्योर सॉल्वेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखते हैं। तो मान लो इस लाइन पे हम देख रहे हैं, तो ये वाला प्रेशर ज्यादा है, जो प्रेशर ज्यादा होता है वो प्योर सॉल्वेंट होता है, तो ये आपका प्योर सॉल्वेंट होगा। और जो प्रेशर कम होता है वो आपका होता है, तो ये आपको पता है जब आप बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करते हो तो वेपर प्रेशर को कांस्टेंट, अगर हम वेपर प्रेशर को कांस्टेंट है ना, अगर हम ऐसे वेपर प्रेशर कर दें तो इसकी रिस्पेक्ट में हमारा ये जो होगा ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब टीबी नॉट होगा, और ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर टीबी होगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा होता है, और हमें पता है कि टीबी नॉट से टीबी ज्यादा है, यानी कि पॉइंट। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन की बात करें, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट इट इज कॉल्ड डिप्रेशन पॉइंट। तो आपको ये याद रखना है, लेट अस से कि जो टीएफ है वो आपके सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और जो टीएफ नॉट है वो आपके प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये आपका ज्यादा होगा, देयर विल ऑलवेज बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर डिप्रेशन इन
है, इसका मतलब है डेल्टा टीएफ जो होगा वो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू होता है, यानी कि टीएफ नॉट माइनस टीएफ होगा, एंड जो डेल्टा टीएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिर से मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। जब डेल्टा टीएफ जो होगा वो केएफ इंटू मोलालिटी के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है बेटा। ये जो आपका केएफ होता है इसको, ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ लिक्विड पे, डिपेंड ऑन एंड नेचर ऑफ लिक्विड। इसको मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसको क्रायोस्कोपिक बोलते हैं, या फिर इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसकी अगर आपसे कोई यूनिट पूछ लेगा तो सेमी होगी केल्विन केजी, क्या होगी इसकी यूनिट? केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद होंगी तो आपके लिए को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ग्राफ। तो मैं आपको इसका ग्राफ समझाती हूँ। सेम वही जो हमने पहले बनाया था, पहले आपका यहाँ पे वेपर प्रेशर आएगा, टेम्परेचर आएगा। अभी अभी मैंने तुम्हें दिखाया था कि ये बनेगा और फिर, ठीक है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट होगा और ये आपका सोल्यूशन होगा। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये मैं सिखा चुकी हूँ। अब तुम खुद सोचो कि जब तुम फ्रीजिंग करोगे तो ऑब्वियसली मैम वेपर प्रेशर कम होगा, तो ऊपर से नीचे मूव। जब फ्रीजिंग होती जाएगी, जब फ्रीजिंग होती जाएगी तो ऐसे फ्रीजिंग होती गई होती गई होती गई, ये पॉइंट ऐसा आएगा जब बेटा ये सॉलिड बन जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। अगर ये फ्रीज हो जाएगा तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिक्विड के अंदर ऐसा ग्राफ आता है, लेकिन जब सॉलिड स्टेट हो जाती है तो ऐसे आपका फ्रीज होने लग जाता है। एक बात याद रखना, सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट होता है और नॉन वोलेटाइल, सॉरी सॉल्वेंट होता है और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। जब हम फ्रीजिंग करते हैं ना सोल्यूशन की, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट फ्रीज नहीं होता, सिर्फ सॉल्वेंट फ्रीज। तो जब मैम ये फ्रीज हो रहा होगा तो ऐसे फ्रीज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ऐसे फ्रीज होता रहेगा, होता रहेगा, और एक पॉइंट आएगा जब इसके साथ यहाँ पे आपका फ्रीजिंग शुरू होगा। अभी तो वेपर में ही था, अभी तो वेपर में ही था, जब इसकी फ्रीजिंग होनी शुरू होगी, ठीक है, सॉरी लिक्विड में ही था, जैसे इसकी फ्रीजिंग शुरू होगी बेटा ये आपका सॉलिड बन जाएगा। और आपको पता है कि सिर्फ सॉलिड सॉल्वेंट ही बनता है, सल्यूट नहीं बनता, तो ये भी तो प्योर सॉल्वेंट का ही था, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अगर आप दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट देखोगे तो ये आपके सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब टीएफ, और ये आपके प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग है टीएफ नॉट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो आपका डेल्टा टीएफ हो जाएगा, एंड टीएफ, तो आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये ग्राफ भी समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। जो भी टॉपिक ना समझ में आए आप उसका वन शॉट से डिटेल्ड वाला पार्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि मान लो आपके पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके पास में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज ओनली, वो अपने थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव करना अलाउ करती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं जाने देती। चाय की छलनी जैसे होती है, जो चाय को तो अंदर से जाने देती है लेकिन चाय पत्ती को ऊपर ही रोक, कुछ ऐसे ही, ठीक है। तो हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाया, यहाँ हमने प्योर सॉल्वेंट डाला और यहाँ पे मान लो हमने सोल्यूशन, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन में से आपको पता है कि इसकी लो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी हाँ सॉरी, ये प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट के अंदर आपके पास सोल्यूट नहीं होगा, तो इसके मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं इज काइंड ऑफ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, या तो प्योर सॉल्वेंट साइड से आपका सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूशन की साइड मूव करे, या फिर इसको बोलते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड, या फिर फ्रॉम less concentrated solution to the high concentrated,
थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑस्मोसिस। तो ये आपका ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। हाँ, अब मैम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? अब बेटा आपको पता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, ये आपका सोल्यूशन है। जब आपका यहां से यहाँ प्योर सॉल्वेंट मूव कर रहा है तो मुझे इस मूवमेंट को रोकना है, कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अगर मैं इस प्रेशर को रोकना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से ऑपोजिट साइड से कुछ प्रेशर लगाऊंगी, तो इतना प्रेशर कि ये एकदम मूवमेंट रुक जाए, यानी कि जितना प्रेशर ये लग रहा है इक्वल प्रेशर इधर से लगा दूंगी तो रुक जाएगा। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए सोल्यूशन वाली साइड से जो हम प्रेशर लगाते हैं उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक, ठीक है। तो कहता है दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्ट अप ऑन द सॉल्यूशन साइड ड्यू टू ऑस्मोसिस फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड। A concentrated solution containing non-volatile solute will have a greater osmotic, तब जितना ज्यादा सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ज्यादा मूवमेंट होगा, उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, लेकिन जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा। तो यही बात बोली हुई है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विल हैव अ ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर बट अ लोअर ऑस्मोसिस प्रेशर। ये आपसे मतलब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये लाइन अच्छे से याद रखना। इसके अलावा अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला देखें तो पाई जो होता है वो CRT के बराबर होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो CRT के बराबर होता है। पाई को हम हमें लेते हैं, C आपकी कौन तो मोल पर लीटर में होती है, R आपको 0 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल यूज करना होता है, टेम्परेचर आप केल्विन में लेते हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल डू इट। नेक्स्ट होता है आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन। व्हाट आर आइसोटोनिक? आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन हैं जिनका दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, मतलब अगर दो सोल्यूशंस हैं तो पाई 1 शुड पाई 2, तो हम उनको बोल देते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। अगर मेरे पास में दो सोल्यूशन लेट्स से एक पाई 1 है और एक पाई 2 है, और अगर पाई 1 ज्यादा है तो मतलब दो सोल्यूशंस रिलेटिव टर्म होता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वैन हॉफ फैक्टर, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैन हॉफ फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। वैन हॉफ फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला होता है एन ऑब्जर्व ऑफ मोल्स, आपने कितने ऑब्जर्व किए और एक्चुअल में आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स किए थे, ठीक है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए वैन हॉफ फैक्टर जो वो अगर केसेस अगर कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है और कोई एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू 1 रहती है, जो आपका नॉन वोलेटाइल है उस केस में। लेकिन अगर आपका डिसोसिएशन हो रहा होता है, ठीक है, तो आपके वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू 1 के बराबर होती है, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज 1 + n-1 अल्फा, जहां पे अल्फा कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है के बराबर होता है। अगर मैम एसोसिएशन हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि वैन हॉफ फैक्टर जो होगा वो आपका लेस देन 1 होगा, एंड वैन हॉफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 - अल्फा बाय कितने नंबर ऑफ एसोसिएट हो रहे हैं, डाइमर है, ट्राइमर है, क्या है, और अल्फा आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है। तो डेफिनेटली आप इसके हिसाब से वैन हॉफ फैक्टर्स निकाल सकते हो। ये जो होता है वो क्वेश्चन के अंदर आया जाएगा कि डाइमर बन रहा है, डाइमर बन रहा है तो दो एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, ट्राइमर बन रहा है तो 3, लेकिन डिसोसिएशन के केस में ऐसा नहीं होता, आपको नहीं बताया जाता है। अगर आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या तो एसोसिएट या तो डिसोसिएट हो रहा है तो आपको वैन हॉफ फैक्टर को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो जो तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी तक जो हम उनके थोड़े से फॉर्मूलाज बदल जाते हैं, कैसे, 1 बाय 1 देखो। फर्स्ट होता है वो होता है आपका रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर, जो डेल्टा P/P नॉट है, एंड दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, वैन हॉफ फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहां जहां सोल्यूट है सिर्फ वहां मल्टीप्लाई होगा। अगर डेल्टा T है, डेल्टा TB है तो वो वैन हॉफ फैक्टर के बराबर हो जाएगा। अगर डेल्टा TF है तो वो वैन हॉफ फैक्टर इंटू KF इंटू मोलालिटी के बराबर हो जाएगा, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो वो I इंटू RT के बराबर हो जाएगा। दैट इज फैक्टर को आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
आई होप यहाँ सारी बातें जो वो आपको समझ में आ गई हैं। इनके वन शॉट्स मैंने करवाए हैं, वन शॉट में न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, तो डेफिनेटली आप उनको पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम जब भी बात करते हैं एक गैस की सॉल्युबिलिटी, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर मिलीलीटर एट पर्टिकुलर कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब क्योंकि हम गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में देख रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखना भी, मान लो तुम्हारे पास में सॉल्वेंट, उसी से तो तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा, है ना, तो एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है ऐसे। अब तुम्हें गैस इन लिक्विड बोला है, मतलब गैस होगा और तुम क्या होगी, सॉल्वेंट आपका लिक्विड होगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, दिस डेल्टा एच इज एक्सोथर्मिक, दैट इज डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो आपको यहाँ पे ली शैटलर है वो अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम ली शैटलर हिसाब से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि अगर मान लो मैंने एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब है मेरा क्यू यहाँ आएगा, अगर क्यू यहाँ आएगा, मान लो मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, इसका मतलब है कि मैं हीट को बढ़ाना चाह रही हूँ, अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया और मैं हीट को बढ़ाना चाह रही हूँ, मैं ली शैटलर कर देगा, मतलब उसको कम कर देगा। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सिमिलरली अगर आपने टेम्परेचर को कम किया आपसे वो, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगी वो बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज। ठीक है, तो आपकी गैस की का मतलब है, आई कैन से वन थिंग दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, अगर आप टेम्परेचर के साथ इन्वर्स, ज्यादा टेम्परेचर कम आपकी सॉल्युबिलिटी होगी, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं वो ठंडी होती हैं, और ये यहाँ आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो ठंडी होती हैं, तो कम टेम्परेचर पे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। पहला फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विद टेम्परेचर। सेकेंड होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विद प्रेशर। अगर बेटा पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो प्रेशर के वो डायरेक्टली होती है, लेकिन टेम्परेचर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहीं से हमारे सामने आता है हेनरीज लॉ, यहीं से हमारे है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, अगर होगी ज्यादा गैस लिक्विड सॉल्युबल है, यानी कि ज्यादा गैस की मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये बोलता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर गैस अबव लिक्विड, कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब अगर पार्शियल प्रेशर गैस ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अब आप खुद सोचो, लिक्विड के अंदर अगर गैस ज्यादा सॉल्युबल, तो एक बात तो पक्की है ना कि मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा ही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को बताते हैं दैट विल बी एच, अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होगा वो भी आपका होगा। यहाँ पे जो के एच होता है इसको हम बोलते हैं। फिर से बेटा आप सभी को पता है कि ये जो है वो एक क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो ये भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर, कैसा नेचर ऑफ गैस ले रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज योर हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट इंपॉर्टेंट रोल की पार्शियल प्रेशर गैस जो
KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोस्टली जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होता है वो हम कांस्टेंट तब है दैट KH जितना ज्यादा बढ़ेगा आपकी मोल फ्रैक्शन गैस को उतना ही कम होना पड़ेगा। तो कैन आई से दैट फर्स्ट थिंग जो मुझे समझ में आई दैट मोर द KH वैल्यू लेसर विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और अगर गैस की मोल फ्रैक्शन है इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ ही कम है ना। दूसरी चीज जो मुझे पता है दैट KH जो होता है वो डिपेंड करता है दो चीजों, टेम्परेचर के, मतलब है कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो आपके KH की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। KH की वैल्यू गैस कम हो जाए। और ये बात बिल्कुल सही है, हमने भी देखा था जो सॉल्युबिलिटी होती है इंटरनल होती है, ठीक है। दूसरा होता है नेचर ऑफ गैस, चीज जिसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी गैस का नेचर क्या है। अब देखो अगर गैसेस जो होती है ना उनकी ए वैल्यू होती है, ए वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो अगर मान लो बेटा किसी की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा होती है गैस की ए वैल्यू ज्यादा होती है। अगर उसकी ए वैल्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, देखो अगर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो की बात है कि मैम वो आराम से लिक्विफाई हो जाएगी। अगर वो लिक्विफाई हो जाएगी तो मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो दिस थिंग दैट। इसके बाद में हेनरीज लॉ जो है उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, तो वो भी हमें हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। सिर्फ और सिर्फ जब आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है आप सिर्फ तभी हेनरीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल टू लेस सॉल्युबल गैसेस, मतलब ऐसी गैसेस जो या तो आइडियल बिहेवियर ही आइडियल गैस ही हो या आइडियल बिहेवियर शो कर रही हो। आइडियल गैसेस नहीं होती हैं, तो जो गैसेस लेस सॉल्युबल होती है सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई होगा एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आपको पता है एक आइडियल गैस जो होती है वो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर gas behaves ideally and it is less soluble in the liquid, so Henry's law can be applicable under this condition। तो अगर गैसेस इस कंडीशन में है, हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है, तो Henry's law अप्लाई हो जाएगा। Henry's law can't be applicable जब गैस केमिकली रिएक्ट कर देगी लिक्विड के साथ। ऐसी गैसेस जैसे NH3 या वाटर या HCl हो गया तो ये पानी के साथ ही रिएक्शन करते हैं। तो अगर रिएक्टिंग गैसेस हैं तो उनके ऊपर आपका हेनरी लॉ जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक व्हिच इज एजियोट्रोप्स, ठीक है। तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, पहले तो मैं तुम्हें ये समझाती हूँ। एजियोट्रोप्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक कंडीशंस, स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे ही बनते हैं, ऐसे हर वक्त नहीं बनते, ठीक है। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, a solution which boils without any change in the composition, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो बॉयल होगा और उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। एंड कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन, और हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में ना बहुत ही कम डिफरेंस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उन लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस, लेकिन ऐसे सोल्यूशंस जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है सेपरेट नहीं करते। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स ऐसे मिक्सचर्स होते हैं, पहली कंडीशन जिनकी कॉम्पोजिशन फिक्स होती है, और दूसरी कंडीशन हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं सेपरेट। पहली बात है देयर इज विदाउट एनी चेंज, ये फर्स्ट है एजियोट्रोप्स का, और दूसरा कंडीशन ये होता है आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं डज नॉट फॉर्म एजियोट्रोप्स। सिर्फ रियल सोल्यूशन ही एजियोट्रोप्स बनाते हैं, आइडियल सोल्यूशन एजियोट्रोप्स नहीं बना सकते, ठीक है। इट इज फॉर्म बाय रियल सोल्यूशंस एंड दैट टू एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, हर कॉम्पोजिशन पे नहीं होते, एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे ही वो आइडियल सोल्यूशन बन सकते हैं। अब आपके जो एजियोट्रोप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब समझाती हूँ मैं तो बेटा, इसको ना सिर्फ लर्न करने का तरीका हो सकता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इसका मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है तो आप एक चीज सोचो, उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होता है, जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा। एक बात याद रखना कि सारे एजियोट्रोप्स जो होंगे, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। यही बात बोली हुई है दैट सोल्यूशन एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन कैन फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग। सिर्फ वो सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते
वही मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स हो सकते हैं। तो लर्न करने का तरीका ये है कि मिनिमम बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा, और वेपर प्रेशर ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन दिखाते नॉन आइडियल सोल्यूशन की शो करते हैं। तो ये क्वेश्चन ना कई बार आता है, तो तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप्स विल बी लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ देयर कंपोनेंट। ये बात हमें समझ में आ गई लाइन से, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब आप खुद सोचो, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है तो मतलब उसका वेपर प्रेशर कम होगा, अगर उसका वेपर प्रेशर पक्का नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। तो जो भी आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो हमेशा नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि वो रियल सोल्यूशन, तो सोल्यूशंस एग्जिबिटिंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन कैन फॉर्म बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एट अ पर्टिकुलर composition, ठीक है। अगेन एट अ पर्टिकुलर composition ओनली। The boiling of azeotrope is higher, जो boiling point होता है वो higher होता है than the boiling point of either of the component, ठीक है। I would recommend you कि आप इनके examples जो हैं वो जरूर NCERT से रीड करें। इनफैक्ट आप इस पूरे पार्ट को NCERT से रीड जरूर करना, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट देन अगेन अगर पेपर को मुश्किल बनाना है तो यहीं से आपसे क्वेश्चन, ठीक है। With this, we have completed the concept chart of liquid solution. I hope आपको सारी चीजें समझ में, I hope इस concept chart ने आपको liquid solutions chapter revise करने में किया होगा। And इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मुझे बताना है, you can just let me know. Love to read all your comments. And also मेरे बच्चे, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट प्लस सब्सक्रिप्शन सोच रहा है तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर प्लस का सब्सक्रिप्शन। अभी प्लस सब्सक्रिप्शन मेक श्योर कि आप कोड यूज करें, 5 प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो नीचे पिंड है, एंड यू हैव टू यूज कोड 5। सो आप कोड यूज करें 5। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा होगा, आपको बहुत आई होगी। आई विल ट्राई कि ऐसे ही मैं सभी चैप्टर्स के छोटे छोटे पार्ट्स आपको आती रहूं ताकि आप बहुत अच्छे से रिव्यू कर सके। कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। ओके, ऑल्सो बेटा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली प्लस सब्सक्रिप्शन इस टाइम पर ले सकते हैं। अभी ये मैक्सिमम ऑफ के ऊपर चल रहा है एंड यू कैन यूज कोड AC5, ठीक है। तो AC5 कोड यूज करोगे तो आपको सारे के सारे जो बैचेस हैं और ज्यादा डिस्काउंट मिलेंगे। लिंक आपको सारे नीचे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, अनअकैडमी नीट टॉपर्स चैनल पे जाना और होम पे अगर आप जाओगे तो आपको ये यहाँ पर लाइव दिखेगा, इसको जाके आपको लाइक करना है और नोटिफाई मी करना है, क्योंकि 7 मार्च को क्या सरप्राइज है वो आपको तभी पता चलेगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ वाज द सेशन। बाकी ऐसे ही मैं और सेशंस आपके लिए लेके आती रहूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।